नमस्कार। स्वस्थ राष्ट्र पर आधारित स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। कहते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य ही स्वस्थ परिवार का निर्माण कर सकता है। फिर बात चाहे गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के पोषण की हो या गर्भावस्था के उपरांत मां के पोषण की, आज भी महिलाओं में कई स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां देखी जा रही हैं। चुनौतियां इसलिए कि हर मां की इच्छा रहती है कि गर्भावस्था और प्रसव के समय उसे परेशानियों का सामना ना करना पड़े और वे एक स्वस्थ शिशु को जन्म दें। लेकिन आज जब पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही है, तो ऐसे में ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि प्रसव के बाद जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। गर्भवती महिला और नवजातों को कोरोना वायरस से बचाने की डॉक्टर हर संभव सार्थक प्रयास भी कर रहे हैं। हम आज अपने एक्सपर्ट से सुरक्षित प्रसव के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही जानेंगे कि क्या अजन्मे बच्चे पर कोरोना असर पड़ सकता है। साथ ही समझेंगे कि इस दौरान महिलाओं के इम्यून सिस्टम को ठीक रखने के लिए क्या किया जा सकता है। और यदि आप भी मां बनने की तैयारी कर रही हैं या अपने स्वास्थ्य के संबंध में कुछ पूछना या समझना चाहती हैं, तो आप हमें फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर पर। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। इस नंबर पर आप फोन करेंगे तो आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि ये हमारे निःशुल्क नंबर हैं। बता दें आज के कार्यक्रम का क्या विषय रहेगा। आज का विषय है कोरोना वायरस और गर्भावस्था में स्वास्थ्य समस्याएं, बचाव और जागरूकता। जी हाँ, ये आज का विषय है और आपकी जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हमारे स्टूडियो में दो बड़ी स्त्री रोग विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अपर्णा की शर्मा। आप एम्स दिल्ली में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में एडिशनल प्रोफेसर हैं। आप खासतौर पर बताएंगे कि गर्भवती महिलाएं इस दौरान क्या एहतियात बरतें। साथ ही साथ हमारी दूसरी विशेषज्ञ भी मौजूद हैं डॉक्टर अंजुम आरा। आप अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान एवं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कि गर्भावस्था के दौरान होने वाली समस्याएं क्या हैं और किस तरह से मां को स्वस्थ रखा जा सकता है। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। तो बिल्कुल, आज के हमारे इस कार्यक्रम की हम चर्चा की शुरुआत करें, तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करें, उससे पहले आइए देख लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट जो कोरोना संक्रमण के दौरान जागरूक होने का संदेश देती है।
जी हाँ, एक नई जानकारी जो बताती है कोविड काल में गर्भवती महिलाओं को रहना होगा जागरूक और सुरक्षित। जी हाँ, बहुत ज्यादा जरूरत है जागरूकता और सुरक्षा बरतने की यहाँ पर, तभी हम आगे चलकर स्वस्थ जच्चा और बच्चा को देख पाएंगे और उनके स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाए रख पाएंगे। इसी के साथ हमारी चर्चा की हम यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर अपर्णा का मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर अपर्णा, हमने रिपोर्ट में भी देखा और बहुत सारी बातें हमने जानी भी, उन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, ताकि हमारी जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो और जागरूक हो सके, जानकारियां हासिल कर सके। गर्भावस्था हम जब कहते हैं तो महिला के जीवन में पूरी तरह से एक बदलाव आता है, सकारात्मक बदलाव भी हम कह सकते हैं। ऐसे में जब कोविड-19 की समस्या चल रही है, संक्रमण चल रहा है, तो एक जो महिला है अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से किस तरह से तैयार करे गर्भावस्था की ओर बढ़ने के लिए? धन्यवाद उस सवाल का। और सारे दर्शकों को मैं पहले तो ये बोलना चाहूँगी कि ये कोविड का समय हमने पहले ऐसा कभी नहीं देखा, काफ़ी मुश्किल समय है जी। और अप्रैल 2 को हमने सबसे पहली गर्भवती महिला को डिलीवर किया था एम्स हॉस्पिटल में, भारत की जो सबसे पहली गर्भवती महिलाएं थी। उस समय से लेकर आज तक हमने बहुत सारी महिलाओं का इलाज किया है, बहुत सारी महिलाओं को हमने देखा है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना है। बहुत सारी महामारी आज तक हुई है, बहुत सारी बीमारियां हुई हैं। तो गर्भ में ऐसा देखा गया है कि कोविड जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा ना माँ को अफेक्ट करता है ना बच्चे को। तो अगर हम सबसे पहले एक बात को समझ के चलें कि चिंता बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें अपना ध्यान कैसे रखना है जी। तो जब हम गर्भावस्था में कोई भी महिला होती है तो एक बेसिक आइडिया होता है कि हमें पहले घर पे क्या क्या करना है, डॉक्टर को कब विजिट करना है और डेंजर साइंस क्या है, मतलब खतरे की निशानी क्या है। तो जो आप कोविड में नॉन प्रेग्नेंट लोग करते हैं तो वो सारी कुछ चीज़ें तो गर्भवती महिला को करना ही करना है। तो उसको हम कहते हैं जो 5 चीज़ें जो करनी होती हैं। रेस्पिरेटरी हाइजीन आप रखिए, हैंड हाइजीन रखिए, मुंह और हाथ, मुंह को बार बार नहीं टच करना है, घर पे रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग करना है। जो हमने सबसे ज़्यादा देखा है, जो गर्भवती महिलाएं पॉजिटिव इसीलिए आई हैं क्योंकि इनके रिश्तेदार पॉजिटिव थे। तो जो घर पे रहना है और उनके रिश्तेदारों को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि वो भी बहुत ज़्यादा बाहर ना जाएं। तो ये मैं सबसे पहला पॉइंट बोलूँगी कि ध्यान रखिए ताकि इन्फेक्शन ना हो। दूसरी चीज ये है कि बहुत ज्यादा घबराएं नहीं कि अभी मैं कोविड महामारी में प्रेग्नेंट हूं तो मेरा क्या होगा। बिल्कुल इसका असर पड़ सकता है बच्चे पर, स्वास्थ्य ये मैं अभी ये नेक्स्ट स्टेप है। पहली बात है कि इसका असर माँ के ऊपर क्या होगा। तो जितना देखा गया है तो पहली बात यह है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड अबॉर्शन का रिस्क नहीं देखा गया है अभी तक। मोर देन अगर आप देखा जाए तो 12,000 से 18,000 प्रेगनेंसियां का भी रिपोर्ट आ चुका है, एविडेंस आ चुका है। तो ऐसा नहीं है कि उससे अबॉर्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ता है या बच्चे में जैसे कोई जिसको हम बोलते हैं कि मैलफॉर्मेशंस, मतलब बच्चे में कोई बनावटी खराबी हो जाए, इसका भी कोई रिस्क नहीं निकला है। एक चीज़ जो इंक्रीज रिस्क होता है कि थोड़ा सा टाइम से पहले की डिलीवरी का खतरा रहता है। तो ये एक रिस्क है जो थोड़ा सा बढ़ा हुआ देखा गया है। तो हमको क्या करना है कि जो हमारी नॉर्मल जांचें हैं डॉक्टर के साथ, उसको अभी जनरली थोड़ा सा हमारे ये हो गया कि हम पहले हर 4 हफ्ते में डॉक्टर के पास जाते थे। तो अगर अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो हम नॉर्मल विजिट 8 वीक्स पे करते हैं। और जो आपका ब्लड टेस्ट है वो इनिशियली जो आप पहले 3 महीने का एक ब्लड टेस्ट हो जाता है, वो सारे टेस्ट कराइए। और सबसे ज्यादा जरूरी है खतरे की निशानी को पहचानिए। अब खतरा 2 तरीके से हो सकता है, क्या कोविड का खतरा है या प्रेगनेंसी का। तो अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी हो रही है, तब आप तुरंत जाएंगे। या ब्लीडिंग हो रही है, लीकिंग हो रही है, पानी जा रहा है या बच्चा कम घूम रहा है, तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे। तो बस इतना ध्यान रखिए कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल खुशहाल और नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है। जी, तो शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से यहाँ पर स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखा जा सकता है। बस आपको कुछ एहतियात बरतनी है, कुछ बातें हैं जो हमारी विशेषज्ञ ने भी बताई हैं, वो जहन में जरूर रखनी है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर अंजुम का मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर अंजुम, कई बार हमने देखा है कि कम उम्र में भी गर्भधारण हो जाता है, तो उससे किस तरह की समस्याएं आ जाती हैं? कम उम्र में गर्भधारण के सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि एक तो शरीर जो होता है वो तैयार नहीं होता जी, और उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ना
या बच्चा ढंग से ग्रो ना करे, जैसे हम कहते हैं IUGR हो जाना, या जो आपकी गर्भाशय है वो प्रेगनेंसी को कैरी ना कर पाए तो प्री टर्म डिलीवरी हो जाना या टाइम से पहले डिलीवरी हो जाना। प्लस उसके अलावा और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि इस कंडीशन में हो जाते हैं। इसलिए हम हमेशा ये एडवाइस करते हैं, हमारी भारत सरकार ने भी कहा है कि 18 वर्ष से पहले शादी नहीं होनी चाहिए और गर्भधारण नहीं करना चाहिए। जी, तो कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं, स्वास्थ्य समस्याएं माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो ऐसे में हमें इस बात का भी जरूर यहाँ पर ध्यान रखना है। तो मैं आपसे साथ ही जानना चाहूंगी, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो देखनी पड़ती हैं या फिर झेलनी पड़ती हैं जिससे उनको परेशानी होती है? तो क्या कहेंगी आप, गर्भावस्था के दौरान क्या क्या समस्याएं आ जाती हैं? गर्भावस्था एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि आपको नियमित तौर पे डॉक्टर के रेख देख में रहना चाहिए, चाहे वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी हो चाहे वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो। तभी कुछ मतलब जैसे डॉक्टर अपर्णा ने बताया कि 4 हफ्ते में आपको हर बार विजिट करना चाहिए। आजकल के टाइम में हम कहते हैं कि इन विजिट्स को थोड़ा प्रोलॉन्ग कर लें जी। लेकिन जैसे कि आपने देखा कि कोरोना टाइम्स में लॉकडाउन हो गया और सब कुछ बंद हो गया, तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारी गर्भवती महिलाएं जो हैं वो अस्पताल तक ही नहीं पहुंच पाई, वो लेट आई। तो जैसे प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत लेट पिकअप हो पाए। जैसे कि आपको मैं बता रही हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या जैसे कि लिवर्स में प्रॉब्लम हो जाना, इन सब का जो पिकअप रेट था वो बहुत कम था और बहुत लेट पिकअप हुए। तो इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन रेट था प्रेगनेंसीज में, नॉर्मल प्रेगनेंसीज में भी बहुत बढ़ गया, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है, अपार्ट फ्रॉम कोविड की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं। तो हमें घबराना नहीं है, हमें जो सावधानी बरतनी है वो बरतनी ही है, और साथ ही में हमें नियमित रूप से अपना एंटीनेटल चेकअप जिसे हम कहते हैं वो फॉलो करना है और डॉक्टर की सारी एडवाइजेस फॉलो करनी है, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, व्हाट वी से। तो इसलिए हमें नियमित रूप से अपनी सारी जांचें, अपनी हर विजिट को फॉलो करना है। हर वो इन्वेस्टिगेशन जो प्रेगनेंसी में जरूरी होती है, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, ये सब नियमित टाइम पर कराने हैं ताकि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो जल्दी पिकअप हो जाएं और उससे माँ और बच्चे दोनों को प्रॉब्लम ना हो। जी बिल्कुल, तो ये तमाम तरह की समस्याएं आ जाती हैं, लेकिन अगर हमारी जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल सही रहेंगी और बिल्कुल इन तमाम बातों को ध्यान में रखेंगी तो निश्चित तौर पर अच्छी गर्भावस्था जो है वो उनके पास रहेगी और आगे चलकर उनका स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा बना रहेगा और जो बच्चा है वो भी स्वस्थ यहाँ पर होगा। बिल्कुल, इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे और हम यहाँ पर बात कर लेते हैं डॉक्टर अपर्णा से। डॉक्टर अपर्णा, हम यहाँ पर लगातार बात कर रहे हैं कि अगर तनाव हो जाता है, महिलाओं को हम यहाँ पर सलाह दे रहे हैं कि वो तनाव ना लें। तनाव हमारी माँ के लिए और साथ ही साथ बच्चे के लिए कितना घातक हो सकता है? देखिए, अगर हम सीधा साइंस की बात करें तो ऐसे डायरेक्ट एविडेंस हम बहुत स्ट्रॉन्ग हम नहीं बोल सकते, लेकिन स्ट्रेस जो होता है वो बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है। चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो टाइम से पहले की डिलीवरी हो, चाहे वो बच्चे की ग्रोथ में हो, चाहे वो अबॉर्शन हो। तो जनरली एक वेल बीइंग के लिए हम बोलेंगे कि तनाव नहीं लेना चाहिए। मदर को शुरुआत से ही स्ट्रेस रिलीविंग मेजर्स लेने चाहिए, चाहे वो फैमिली सपोर्ट हो। जनरली ये देखा गया है कि जो मदर्स, जैसे कि आपने मेंशन किया, टीनेज प्रेगनेंसीज है, वो क्योंकि ना केवल शारीरिक रूप से प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, वो मानसिक रूप से भी नहीं प्रिपेयर्ड, तो स्ट्रेस लेवल उसमें ज्यादा होता है, कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होती हैं। सोशल सपोर्ट जब नहीं होता है तभी भी काफी ज्यादा तनाव रहता है, उन प्रेगनेंसीज का आउटकम भी ठीक नहीं रहता है। और आज की डेट में हम लोग ये भी बहुत ज़्यादा देखते हैं कि प्रेगनेंसी को इतना ज़्यादा मेडिकलाइज कर देते हैं कि वो लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि उन सब से भी आउटकम पे फ़र्क पड़ता है। तो एक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रेगनेंसी में स्ट्रेस रिलीविंग मेजर्स लें। इसीलिए ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे हमने स्टडीज़ भी करे हैं जिसमें योगा इन प्रेगनेंसी को भी हम एडवाइस करते हैं, एक्सरसाइजेज इन प्रेगनेंसी एडवाइस करते हैं, स्ट्रेस रिलीविंग मेजर्स एडवाइस करते हैं।
जी बिल्कुल, तो तनाव मुक्त यहाँ पर रहने की हम सलाह देते हैं। उसके लिए कई तरह के विकल्प हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपना सकती हैं, और साथ ही साथ परिवार का साथ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ और जो हम कह सकते हैं मानसिक रूप से जो तनाव है उसको दूर करने के लिए जितने भी आप कार्य कर सकते हैं वो काफ़ी अच्छा रहेगा हर एक के लिए। यहाँ पर गर्भवती महिलाएं नहीं बल्कि हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो तनाव मुक्त रहे। तनाव जिंदगी में होगा तो बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न यहाँ होंगी जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ही हानिकारक साबित हो सकती हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर अंजुम का मैं यहाँ पर रुक कर लेती हूँ। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं डॉक्टर अंजुम यहाँ पर, तो एक तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि अभी हमने बात की जैसे कम उम्र में गर्भधारण हो जाता है। कई बार हम यहाँ पर देखते हैं कि वो डॉक्टर्स के पास नहीं जाती हैं। ऐसे में आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगी कि वो घर पर ही रह करके अपना इलाज करने की कोशिश करती हैं, जो दाई होती हैं उन पर ज़्यादा भरोसा करती हैं? इसमें मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल भी अपने आप को निग्लेक्ट ना करें, और घर पर रहकर आप अपनी केयर नहीं कर पाएंगी। एटलीस्ट किसी एक डॉक्टर की निगरानी में, गांव में भी सरकारी अस्पताल होते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, ANM होती हैं, हेल्थ वर्कर्स होते हैं जो आपको टाइम टू टाइम विजिट करते हैं। आप उनकी सलाह लें बजाय किसी दाई से सलाह लेने के, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे पिक करी जाती हैं। तो हर विजिट पे आपका ब्लड प्रेशर होना जी, हर 3 महीने में आपका हीमोग्लोबिन चेक होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और भी बहुत सारी जांचें हैं जो कि प्रेगनेंसी में करी जाती हैं, बहुत लॉन्ग लिस्ट है। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि जल्दी पिकअप किए जा सकते हैं, जो कि आप अगर घर पे बैठे रहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पुराने ज़माने में ये कहते थे कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी तो नहीं है, तो डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, ये तो इलाज घर में ही हो जाएगा। लेकिन अब आज के दौर में जब हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, हम एजुकेटेड हैं, हम ये सोशल मीडिया से इतने जुड़े हुए हैं, हम टीवी देख रहे हैं, हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास सब कुछ है। उस दौर में भी अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो मतलब बहुत ही लापरवाही की बात है। तो घर पे नहीं बैठना है। अगर लॉकडाउन है उसमें भी आपको डॉक्टर के पास जाना है, अपना हेल्थ चेकअप कराना है। अगर डॉक्टर के पास नहीं जा रहे तो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है उसमें ANM होती हैं, बहुत सारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं, आप उनके पास भी चले जाएं। अपना जो जांचें जो शेड्यूल टाइम पे होती हैं वो सब कराते रहें। और डॉक्टर जैसे आपको कह रहा है कि 4 हफ्ते में ना आए तो 8 हफ्ते में आए। अगर उसे लग रहा है कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहा है और वो आपको जल्दी बुला रहा है तो आप जल्दी विजिट करें। ये तो सब बहुत ध्यान रखें। सकते हैं कि डॉक्टर्स के संपर्क में रहना यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हर क्षेत्र में चिकित्सालय मौजूद हैं। तो आपको ये नहीं कहना है कि हम जा नहीं सकते। अब हर कोई सुविधा मुहैया यहाँ पर कराई गई है, तो आपको उस सुविधा का लाभ लेना है और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में अपनी भी भागीदारी बहुत अच्छे से निभानी है। किस तरह से आप अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बनाए रख सकते हैं, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए। देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना वायरस और गर्भावस्था में होने वाली समस्याओं पर। आपके पास कोई भी सवाल है तो आपको हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। हमारे टोल फ्री निःशुल्क नंबर है, इस पर आप कॉल करेंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, अपने फोन से आप हमारे टोल फ्री नंबर डायल कीजिए जो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश भी किए जा रहे हैं, और अपनी जो भी सवाल है कोरोना वायरस और गर्भावस्था के संबंध में वो आप हमसे पूछ सकती हैं। और आइए इसी के साथ हम हमारी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अपर्णा का मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। हम बात कर रहे हैं कि जैसे कोविड-19 के चलते हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें स्वस्थ रहना है, उन्हें कई तरह की एहतियात बरतनी है, लेकिन फिर भी अगर किसी कारण से उनको कोविड हो गया है, संक्रमित हो गई हैं, तो वो क्या करें? तो ये सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारी महिलाएं ऐसी आती हैं जिनको कोविड हो चुका है। तो अभी हमें सबसे पहले ये देखना है कि उनकी प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है ना। पहले 3 महीना, दूसरा 3 महीना, 6 महीने के अंदर है, या आखिर का टाइम है जब डिलीवरी होने वाला है। तो कोविड में ये देखा गया है कि 90% महिलाओं को कुछ भी सिम्टम भी नहीं होते। मतलब माइल्ड हम जो डिजीज बोलते हैं, जिसमें कि खांसी जुकाम भी नहीं होता, बुखार भी नहीं होता। तो उसमें क्या है कि कोविड जो बीमारी है वो आती है और पॉजिटिव टेस्ट निकलता है, और वो बिल्कुल बिना किसी सिम्टम के या किसी ज़्यादा दिक्कत के वो निकल जाती है। उस दौरान आपको बस अपने आप को आइसोलेट करना है, 2 हफ्ते के लिए अपने आप को हाइड्रेट करके रखना है, और अगर बुखार आ रहा है तो उस टाइम पे पैरासिटामॉल लेना है। और बस जो खतरे की निशानी है, सांस फूलना या खांसी ज़्यादा होना या बुखार आना, इन सब का ध्यान रखना है। अब तो हम सबको होम आइसोलेशन भी एडवाइस करते हैं। पहले जब शुरू हुई थी महामारी हम सबको भर्ती कर रहे थे, बट अब हम होम आइसोलेशन भी एडवाइस करते हैं अगर घर में एडिक्वेट जगह है। तो प्रेगनेंसी में बस इतना ध्यान रखना है। बट अगर सपोज आपका आखिरी महीना चल रहा है तो पहले और अप टू 6 महीने में हम जनरली यही प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग घर पे रहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आखिरी महीना चल रहा है तो अब हमारे को चिंता है कि डिलीवरी कब करेंगे, कैसे करेंगे। तो अब हमें ये देखना है कि क्या कोरोना के साथ डायबिटीज है, क्या हाइपरटेंशन है, क्या माँ को कोई और बीमारी है जिसके लिए उसको अभी उसकी डिलीवरी करानी है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, उसको पानी तो नहीं छूट रहा, उसका बच्चा घूम रहा है कि नहीं। तो जब कोरोना आखिरी के महीने में होता है तब थोड़ी हमारे को ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है। हो सकता है उन्हें हॉस्पिटल में ज्यादा भर्ती करना पड़े। तो उसके बाद बट ये चीज हमें ध्यान रखना है कि कोरोना की वजह से ना आपका मोड ऑफ डिलीवरी मतलब वेजाइनल या सिजेरियन सेक्शन नहीं बदलता, ना ही आपकी लेबर या डिलीवरी की प्रक्रिया बदलती है। तो ये 2 बातें हैं। हमने इतने सारे मरीज देखे कि कोरोना की वजह से ना आपको डिलीवरी का माध्यम बदलना है और ना ही आपको जो लेबर का माध्यम है उसमें कुछ बदलाव है। तो चिंता की कोई बात नहीं है। और अगर आपको कोरोना डिलीवरी के बाद हुआ है और बच्चा है आपके साथ, तो बस इतना ध्यान रखना है कि हम अभी बच्चे को माँ के साथ ही रखते हैं। बच्चे को माँ का दूध भी पिला सकते हैं। बस दूध पिलाने से पहले अपना रेस्पिरेटरी हाइजीन मतलब मास्क पहनिए, हाथ धोइए, और दूध पिलाने के बाद बच्चे को दूर रखिए। तो इन सब तो अगर कोविड हो भी गया है, संक्रमण हो भी गया है, तो आपको एहतियात यहाँ पर बरतनी है। और अगर कोई सिम्टम नहीं है तो आइसोलेशन में रहना है, और अगर कुछ तरह के सिम्टम है तो आप डॉक्टर्स का रुख यहाँ पर जरूर कर सकते हैं। एक बात जो मैं ऐड करना चाहूंगी, जो नॉर्मल हम जैसे अस्पताल चले जाते हैं तो वो कोविड काल में थोड़ा सा फर्क है कि हमें जहां पर आप जा रहे हैं बस ये ध्यान रखिए क्या वो कोविड अस्पताल है कि नहीं है, क्योंकि ये बहुत दिक्कत वाली बात है। तो आप जहां जा रहे हैं एक एम्बुलेंस वाले को बताइए कि आपको कोविड है, क्या आप जहां जा रहे हैं क्या वो कोविड अस्पताल है। अपनी रिपोर्टें को नहीं, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी रिपोर्ट बताएंगे तो हमारा ख्याल ठीक से नहीं रखा जाएगा। लेकिन अब इतनी ज्यादा सुविधा हर जगह मौजूद है कि आप कोविड अस्पताल को पहले से आइडेंटिफाई करके रखिए, कोविड एम्बुलेंस से कोविड अस्पताल में जाइए, फोन करके जाइए कि हमारे को आना है। तो ये इस प्रेगनेंसी, अगर आप चाहते हैं कि कोविड में, इस महामारी में आपकी प्रेगनेंसी का आउटकम ठीक रहे, तो बस अगर आप ये एहतियात बरतें कि कोविड डॉक्टर और कोविड हॉस्पिटल
हॉस्पिटल आइडेंटिफाई करके रखिए। जी बिल्कुल, तो बस ये थोड़ी से काम आपको पहले से यहाँ पर जरूर करके रखने हैं, तैयारी है जो आपके ही आगे चलकर काम आएगी अगर ऐसी कोई अवस्था आ जाती है तो। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, सरिता जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? जी मेरा बार बार मिसकैरेज हो जा रहा है 2 महीने। जी क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 25 साल है। जी 25 साल की हैं ये। डॉक्टर अपर्णा क्या कहेंगे आप, बार बार मिसकैरेज हो रहे हाँ, हैं? तो सरिता जी 2 बार है, 3 बार है, कितनी बार हो गए मिसकैरेज? 3 बार। जी, तो इसको हम रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस बोलते हैं और इसके लिए आपको एक डिटेल्ड जांचों की ज़रूरत है। तो आप आसपास के कोई भी अच्छे अस्पताल में जाएंगे तो आपको कुछ एक बैटरी ऑफ टेस्ट कराने पड़ेंगे। इसके लिए कई वजह होती है, जो कुछ हम ऑटो इम्यून भी बोलते हैं, कुछ कैरियोटाइप में प्रॉब्लम हो सकती है या बच्चेदानी में खराबी हो सकती है। तो इसके लिए टेस्ट होते हैं जिसमें कारण पता चल सकता है। 60% लोगों में कारण आपका पता चल सकता है जिसका इलाज हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पास के अच्छे अस्पताल में जाइए और अपनी जांच कराइए। जी बिल्कुल, तो जांच करवाना यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। आइए बढ़ते हैं आगे और कुछ दर्शक हमें मेल्स भी करते हैं डॉक्टर, और उनके मेल हम शामिल करते हैं, उनकी समस्याएं हम जानते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश से रानी जी ने हमें मेल किया है और ये लिखती हैं कि अगर मुझे कोरोना हो जाता है, ये गर्भवती हैं, अगर मुझे कोरोना हो जाता है तो क्या इसका असर मेरे अजन्मे बच्चे पर भी पड़ेगा? डॉक्टर अंजुम आपसे जानना चाहेंगे। ये इनका कौन सा मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का? इसके बारे में इन्होंने कुछ जिक्र नहीं किया है। वैसे जितनी भी रिसर्च अभी तक हुई हैं उसमें यही सामने आया है कि अजन्मे बच्चे पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। केवल 2 से 3% प्रेगनेंसी जो होती हैं वो इफेक्ट होती हैं। हाँ। ज्यादातर जो महिला जो लास्ट ट्रिमेस्टर में होती हैं 9th मंथ में, अगर वो कोविड पॉजिटिव हैं और वो डिलीवरी उनकी होती है और बच्चा उनके क्लोज कांटेक्ट में है, तो भी जो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन है बच्चे को वो बहुत कम है। और जो नवजात शिशु है उसमें जो कोविड बीमारी है वो बहुत खतरनाक या घातक नहीं है। बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और माइल्ड डिजीज होती है जो कि आराम से ट्रीट की जा सकती है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोविड है लास्ट के महीने में 9th मंथ में, तो आपको बेसिक जो हाइजीन मेजर्स हैं, जैसे कि आपको मास्क पहनना है, आपको अपने हाथ साफ रखने हैं और सिर्फ अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए अपने पास लाना है और उसके बाद उसको अपने से दूर रखना है, थोड़ा आइसोलेशन रखना है बच्चे को। जी, इससे जो माँ है और जो बच्चा है दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। तो बिल्कुल रानी जी, आपका जो सवाल था हमारे विशेषज्ञ ने उसका जवाब आप तक पहुंचा दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं उनका है क्या सवाल। हेलो जी राहुल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी, मेरा क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी में जो फोलिक एसिड का क्या रोल होता है? प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड का क्या रोल होता है डॉक्टर पन्ना? राहुल जी बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है और ना सिर्फ प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के पहले से। तो हम ये एडवाइस करते हैं कि जब कोई भी महिला कपल प्रेगनेंसी प्लान करते हैं उसी टाइम से फोलिक एसिड लेना शुरू कर देना चाहिए। प्रेगनेंसी के 1-2 महीने पहले से ही आपको फोलिक एसिड महिलाओं को लेना शुरू करना चाहिए, क्योंकि फोलिक एसिड से जो बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करके एक बच्चे में बनावटी खराबी को प्रिवेंट करता है फोलिक एसिड। तो उससे बच्चे में बनावटी खराबी नहीं होती, माँ में जो ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है वो भी कम होता है। और फोलिक एसिड जो है, जो आप प्री कंसेप्शन ले रहे हैं, उससे आप प्रेगनेंसी में भी उसको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आपको साथ में कोई और बीमारी है जैसे अनीमिया है तो उसमें भी फोलिक एसिड मदद करता है। तो फोलिक एसिड तो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन है जो प्रेगनेंसी से पहले से शुरू करना चाहिए। जी बिल्कुल, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था और हम उम्मीद करते हैं कि राहुल जी के सवाल के जरिए कई लोगों तक ये बात पहुंची है और लोग इससे जागरूक भी होंगे और फॉलिक एसिड को बिल्कुल अपने जीवन में ज़रूर लाएंगे। ये आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके शरीर के लिए काफ़ी अच्छा है। आइए बढ़ते हैं आगे और मैं डॉक्टर अंजुम का यहाँ पर रुक करना चाहूँगी। डॉक्टर अंजुम, अभी आपने बताया कि जैसे अगर माँ को हो जाता है, प्रसव के बाद माँ को अगर कोविड हो गया है तो बच्चे को वो दूध पिला सकती है प्रिवेंशन के साथ ही अगर हम बात करें कि माँ सुरक्षित है लेकिन बच्चे को कोविड हो गया है तो उस केस में क्या करेंगे?
उसमें भी माँ जो है वो बच्चे को दूध पिला सकती है, क्योंकि माँ का दूध जो है वो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है बनस्पत इस इन्फेक्शन के। जी, क्योंकि इस दूध में इतनी इम्यूनिटी मतलब देने वाली चीज़ें होती हैं जो बच्चे के लिए ज़रूरी है, और क्योंकि बच्चे को कोविड हो चुका है तो उसके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है कि माँ उसको अपना दूध पिलाए। तो माँ सेम प्रिकॉशंस लेकर अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, और दूध पिलाने के बाद फिर बच्चे को थोड़ा दूर रखें, अपने थोड़ा से। दूर ही रखें, थोड़ी दूरी बनाए रखना यहाँ पर सही रहेगा, माँ के लिए भी बच्चे के लिए भी। लेकिन वो जो मेजर्स हैं हाँ। कि मास्क पहन के रखना है, हैंड हाइजीन स्ट्रिक्ट फॉलो करके रखनी है, और दूसरे लोगों को भी बच्चे के पास नहीं आने देना है। तो वो सब चीजें हमें हर स्टेप पे फॉलो करनी है। जी, जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो हमें बच्चे के साथ भी यहाँ पर फॉलो जरूर करनी है। जैसे हमने शुरुआत में एक रिपोर्ट देखी थी, उसमें भी जाना था कि जब बच्चा जन्म लेता है तो कई तरह के वायरल इन्फेक्शंस हैं जो उसे परेशान करते हैं, फिर उसके स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। डॉक्टर पर्णा, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि रिपोर्ट में बोला था कि कई तरह के वायरल इन्फेक्शन होते हैं। कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि HIV, जी, है ना। HIV अगर मदर में है तो उसके संक्रमित बच्चे को संक्रमित करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, अनलेस कि मदर दवाइयाँ ले रही हूँ। तो वो एक प्रोवन हमें पता है कि HIV मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन होता है, जी, है ना। वैसे ही हमें पता है कि HBsAg हो सकता है। दूसरी बात यह है कि हमें HCV का पता नहीं है, बहुत ज़्यादा होता है नहीं होता है, तो बहुत डिफरेंट टाइप्स है। और जैसे कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे कि हर्पिस ज़ोस्टर होता है, हर्पिस HSV होता है, जो बच्चे को जन्म के टाइम पे, जो मदर डिलीवरी के टाइम पे उसको डिलीवरी के कैनाल से उसको मिलता है, जो रास्ता है उससे बच्चा इन्फेक्ट हो सकता है। तो ये अलग टाइप का एक वायरल इन्फेक्शन है, तो बहुत डिफरेंट टाइप का वायरल इन्फेक्शन है। अब ये जो कोविड है ये एक नया है जिसकी अभी रिसर्च चल रहा है। जितना रिसर्च से हमें पता है, पेट में अभी उनका संक्रमण नहीं देखा गया है। जी, तो पेट में नहीं होता है, डिलीवरी के बाद क्योंकि माँ और बच्चा साथ रहते हैं तो उससे हो सकता है, बट थ्रू प्लेसेंटा और थ्रू बच्चेदानी के थ्रू अभी तक इतना ज्यादा नहीं देखा गया। जी बिल्कुल। आइए इसके साथ बढ़ लेते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से सीमा जी हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो, हेलो, हाँ नमस्ते मैम। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम मुझे थायराइड है। जी, प्रेगनेंसी में थायराइड है, 7th मंथ चल रहा है, मतलब लास्ट वीक है। हाँ, बस इसकी पूछना था कि थायराइड से क्या मतलब प्रॉब्लम आ सकती है? किसी तरह की कोई समस्या आ सकती है कि नहीं? डॉक्टर पर्णा, आप क्या कहना चाहेंगे? सो देखिए, थायराइड का ये होता है कि थायराइड काफ़ी कॉमन मेडिकल बीमारी है प्रेगनेंसी में। हम ये कह सकते हैं कि डायबिटीज़ और थायराइड सबसे मोस्ट कॉमन मेडिकल डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी है। थायराइड अगर आपका कंट्रोल्ड है तो हम ये सेफली कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्क इंक्रीज नहीं होता है प्रेगनेंसी में। तो अगर आपने अपना TSH लेवल करा रखा है और आपका TSH लेवल 2.5 या 3 से कम है तो हमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो थायराइड का माँ पे जो असर होता है वो ये है कि टाइम से पहले डिलीवरी आपकी हो सकती है या माँ में थोड़ा सा ब्लड प्रेशर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट अगर आप अपनी दवाइयाँ टाइम से ले रहे हो और आपका TSH लेवल जो है वो नॉर्मल है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। ये देखा गया है कि बच्चे में अगर अनकंट्रोल्ड थायराइड है तो बच्चे का मानसिक विकास पे शायद असर पड़ता है, बट वो भी बहुत डेफिनेट एविडेंस नहीं है। तो मैं ये कहूँगी अगर आप कंट्रोल्ड हैं, अपनी दवाइयाँ ठीक से ले रहे हैं तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। जी बिल्कुल। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर अगर आप नियमित रूप से अपनी दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो ज़्यादा यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। लगातार हम कोविड-19 की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उसके चलते किस तरह से हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना है, कौन सी सावधानियाँ यहाँ पर बरतनी है। लेकिन और भी कई तरह की समस्याएं हैं जो गर्भावस्था के दौरान आती हैं, जैसे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो है जेस्टेशनल डायबिटीज़। इसके बारे में हम हमारी विशेषज्ञों से जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका ही जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना वायरस और गर्भावस्था में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं पर। आपके पास कोई सवाल है तो हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 1800-113061 पर कॉल कर सकते हैं। अपने सवाल हमसे आप पूछ सकते हैं, जिनके जवाब स्टूडियो में मौजूद हमारी विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंच जाएंगे। और इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ मैडम जी नमस्कार पारसी जी, क्या स्वागत है आपका, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पेट में प्रॉब्लम है कोई। जी किस तरह की समस्या है? मेरा 2-3 साल से प्रॉब्लम है, वो बच्चादानी में मेरे को महसूस होता है जैसे गांठ हो वैसे, और ब्लीडिंग में दिक्कत आती है। जी उम्र क्या है आपकी? 35 साल। जी डॉक्टर अंजुम क्या कहना चाहेंगे? कई बार ऐसा होता है कि लोगों को माहवारी के दौरान कुछ दिक्कतें आने लगती हैं, कभी जल्दी हो जाती है, कभी देर से आती है या कभी ज़्यादा आती है। तो इसमें मैं कहूँगी कि आप किसी एक डॉक्टर की सलाह लें सबसे पहले तो, और अपना चेकअप कराएं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन कारण जो होता है वो है स्ट्रेस। जी अगर पहली बार ऐसा हुआ है या 1-2 महीने से ऐसा हुआ है तो आप थोड़ा ऑब्जर्व कर लें, लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग हो रहा है और चलता जा रहा है तब तो आप किसी डॉक्टर की सलाह लेकर तो अपना एक चेकअप कराएं। गांठ सी महसूस होती है तो हो सकता है कि कोई फाइब्रॉइड हो या कोई ट्यूमर हो। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, एक बार चेकअप करा लें, और फिर वो जो आपको टेस्ट बताएं, जैसे कुछ ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, कुछ हार्मोन टेस्ट हो सकते हैं जिसके इम्बैलेंस से ये प्रॉब्लम होती है, और एक अल्ट्रासाउंड, बेसिक अल्ट्रासाउंड, लेकिन वो भी किसी डॉक्टर की सलाह के बाद। जी तो यहाँ पर जांच करवा लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ से फोन पर बता देना ये थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आपने जो अपने लक्षण बताए हैं उसके बाद जांच करवाना यहाँ पर जरूरी है। डॉक्टर जो आपको समाधान बताएंगे आप उसी के अनुसार आप अपना इलाज करवा सकते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने जिक्र किया था जेस्टेशनल डायबिटीज का। इसको लेकर के जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं वो ज्यादा जागरूक नहीं होती, उन्हीं के लिए हम आज बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर अंजुम जानना चाहूंगी जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में बताएं, क्योंकि काफी महिलाओं को नहीं पता होता। डायबिटीज और थायराइड, जैसे डॉक्टर अपर्णा ने कहा, 2 बहुत ही कॉमन बीमारियां हैं प्रेगनेंसीज में, जो कि काफी हद तक पाई जाती हैं। और क्योंकि हम लोग एशियंस एथनिसिटी से आते हैं तो हमारे अंदर जेस्टेशनल डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही अगर प्रेगनेंसी एक 35 इयर्स से ऊपर की एज में हो रही है तो भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप थोड़े से ओबीज या ओवरवेट हैं तो भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके फादर या मदर इनमें हिस्ट्री है डायबिटीज की तो भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर की रेख देख में हैं तो जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर यानी पहले 3 मंथ होते हैं प्रेगनेंसी में, उसी में हम एक बार शुगर टेस्ट कराते हैं ये देखने के लिए। डॉक्टर अंजुम माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ कि कब हम इसकी जांच करवाते हैं इसके बारे में जानेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल शामिल कर लेते हैं, उनका समाधान हम पहुंचा देते हैं उन तक। भोपाल से शिवचरण जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो जी मैम नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? हेलो मैम जी मेरी ये समझ वो है कि मैडम को, हमारी वाइफ को अभी डिलीवरी 8 महीने हो गए हैं जी, लेकिन अभी तक पीरियड नहीं आया उनका। जी 8 महीने हो चुके हैं। डॉक्टर अपर्णा क्या कहेंगी? तो मैं ये बोलना चाहूँगी शिवचरण जी कि अगर महिला बच्चे को दूध पिला रही है ना, तो हम 6 महीने तक बच्चे को हम कहते हैं कि सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए, है ना। तो अगर माँ बच्चे को वो पूरा दूध पिला रही है और ऊपर से बहुत ज़्यादा हम कुछ नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा हो जाता है कई बार कि महीना नहीं आते हैं ना। तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर आप जैसे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है तो एक बार आप डॉक्टर को दिखा के दवाई दे के महीना आप आ सकता है ना, जिसको हम विड्रॉल बोलते हैं, तो उससे महीना आ जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता करने की कोई बात वैसे है नहीं, क्योंकि करीब 6 महीना 1 साल तक भी कई बार इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, कई बार आता है, कभी हेवी आता है, कभी 2 महीने में आता है, 3 महीने में आता है। तो हम प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज़्यादा चिंता हम नहीं करेंगे, बट क्योंकि 8 महीने हो गए हैं तो एक बार आप अपने डॉक्टर को दिखा के आप दवाई लेके आपको ब्लीडिंग शुरू हो सकती है।
जी बिल्कुल, तो आपके सवाल का तो जवाब यहाँ पर आपको मिल चुका है। और एक दर्शक है जिन्होंने हमें ईमेल किया है, उनका ईमेल हम शामिल कर लेते हैं। और भोपाल से सविता जी ने ये मेल लिखा है और डॉक्टर साहब ये लिखती हैं कि 3 महीने की ये प्रेग्नेंट है, 3rd मंथ इनका चल रहा है, यूरिन इन्फेक्शन इनको हो गया है, तो क्या कर सकती हैं, क्या कहेंगे आप? अगर इन्हें बार बार हो रहा है यूरिन इन्फेक्शन या फर्स्ट टाइम हुआ है, ये अभी स्पेसिफाई नहीं किया है। ये कुछ लिखा नहीं है इसके बारे में जी। अगर यूरिन इन्फेक्शन हो गया है तो आप कल्चर भी कराएं और कल्चर कराने के बाद आप डॉक्टर की सलाह से कोई एंटीबायोटिक ले सकते हैं। अगर आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है तो एक बार डायबिटीज रूल आउट कर लें कि इनको डायबिटीज तो नहीं हो गई है प्रेगनेंसी में जिसकी वजह से बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। जी, तो इसका जो ये लगातार ये बता रहे हैं कि जैसे इन्फेक्शन अगर बार बार हो रहा है तो इसका असर क्या बच्चे पर भी पड़ सकता है? इसका असर बच्चे पर तो नहीं पड़ता, लेकिन हाँ प्रेगनेंसी में पड़ सकता है जी। जैसे कि प्री टर्म डिलीवरी या IUGR, ये सब चीजें हो सकती हैं प्रेगनेंसी में। तो यूरिन इन्फेक्शन काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर बार बार हो रहा है तो जरूर इलाज कराएं, कल्चर जरूर कराएं। कल्चर के बाद फिर डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक लें और कोशिश करें कि पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, क्योंकि कई बार लोग कम पानी पीते हैं जिसकी वजह से उन्हें यूरिन प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसके लिए ज्यादा हमें अपनी बॉडी को यहाँ पर हाइड्रेट रखना है, ज्यादा से ज्यादा पानी यहाँ पर आपको पीते रहना है। और अगर आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है तो आप एक बारी जांच इसकी जरूर करवा लें। आइए बढ़ते हैं आगे। चूरू से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, श्रवण जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो जी मैडम। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? जी मैडम जी, मैं बोल रहा था कि ये लेडीज है 40-45 साल की और उनके शरीर में ना कंपन है। आप अपना सवाल दोहरा दीजिए एक बारी। मैं बोल रहा था कि एक माता जी है 40-45 साल की उम्र है उनकी और उनके शरीर में ना कंपन है, पूरे शरीर में कंपन सी रहती है जी। उनके शरीर, वो कह रहे हैं कोई माता जी हैं 45-47 साल की, जिनके शरीर में काफी कंपन सी रहती है। अब ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि सबसे पहले हिस्ट्री उनकी थोड़ी डिटेल में लेनी पड़ेगी। 45 साल की हम बहुत ज़्यादा एज तो नहीं है, तो कई बार हमें ये भी देखना पड़ेगा सबसे पहले फीवर है कि नहीं है, कोई यूरिन में प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो शिवरिंग जो होती है वो फीवर के साथ है या उसके बिना है ना, तो वो बहुत सारी थोड़े एक बार डिटेल में देखना पड़ेगा। थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और दूसरा एक और बात ये भी देखना पड़ेगा कि उनका पीरियड्स का क्या स्टेटस है। कई बार पोस्टमेनोपॉजल में के सिम्टम्स भी कुछ इस तरीके से आते हैं। तो आई थिंक एक किसी चिकित्सक के पास जाके डिटेल्ड हिस्ट्री एक लेकर इवैल्यूएशन कराना पड़ेगा और उस हिसाब से उनके टेस्ट होंगे। जी बिल्कुल, तो आप एक बार यहाँ पर जांच यहाँ पर उनकी ज़रूर करवा लें, जैसे हमारी विशेषज्ञ ने आपको बताया है, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे। और मैं एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पूछना चाहूँगी डॉक्टर अपर्णा। कोविड वैक्सीन की बात चल रही है कि जल्द ही आ सकती है और सभी को उसको दिया जाएगा। गर्भवती महिलाओं को मतलब दिया जाए और किस तरह से उन पर असर हो, क्या इस पर आप कहना चाहेंगे? अभी थोड़ा सा टाइम है कि वो गर्भवती महिलाओं पे असर, क्योंकि अभी तक देखिए जितने भी वैक्सीन ट्रायल्स हुए हैं उसमें प्रेग्नेंट विमेन को इंक्लूड ही नहीं किया गया है जी। तो अभी तक हमारे पास कोविड वैक्सीन का एफिकेसी को प्रेग्नेंट विमेन में ट्राई ही नहीं किया गया। तो अभी वैक्सीनेशन इन प्रेगनेंसी जो है उसमें टाइम लगेगा। और उसमें जनरली ये देखा गया है कि जो प्रेगनेंसी वैक्सीनेशन का जो एविडेंस होता है वो इसी तरीके से जनरेट होता है कि कोई एक्सीडेंटली हो गए वैक्सीनेट और वो प्रेग्नेंट होके उनका आउटकम देखा जाता है। तो अभी उस चीज में टाइम है जी, राइट। सो जब तक कि एक ओवरऑल वाइड स्प्रेड वैक्सीनेशन नहीं होता और उसमें एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज नहीं हो जाती, उनका आउटकम नहीं आ जाता, तो प्रेगनेंसी एक ऐसी एथिकल डिलेमा है कि आप प्रेग्नेंट विमेन में वैक्सीनेशन फर्स्ट ऑफ आप नहीं कर सकते, हम ट्रायल उस पर नहीं कर सकते हैं। तो आज तक सारी ट्रायल्स वर्ल्ड ओवर में दे हैव एक्सक्लूडेड प्रेग्नेंट विमेन। तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। तो उसमें हम थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा अभी इंतजार करना होगा, जैसे जैसे रिसर्च होती जाएगी इसके बारे में भी बातें जो है और सबसे पहली बात जो देखा गया है कि जो कोविड का असर है प्रेगनेंसी पे, वो जैसे इन्फ्लुएंजा था जो H1N1 था, वो उस जो स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता था, उसका प्रेगनेंसी पे बहुत बुरा असर था। बट जो कोविड का असर है प्रेगनेंसी पे, वो ये देखा गया है कि वो इतना बुरा नहीं है। तो अगर हम थोड़ा वेट भी कर रहे हैं, इंतजार यहाँ पर फिर भी कर सकते हैं हम, क्योंकि इतना घातक यहाँ पर असर नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल आपको डरने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। थोड़ी सी सावधानियां आपको बिल्कुल स्वस्थ बनाए रख सकती हैं, आपके और आपके बच्चे को सुरक्षित बनाए रख सकती हैं। और इसके बारे में और जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद
कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना वायरस और गर्भावस्था में होने वाली जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उन पर। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, क्योंकि अब टाइम यानी कि समय काफी कम रह गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से। रमेश चंद्र जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो 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 मैडम। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मैडम, मेरा सवाल है बच्चे जानने का ऑपरेशन क्यों होता है, क्या कारण है? क्या हार्मोन का रिश्ते होना, क्या दो बच्चे के बच्चे जाने ऑपरेशन जरूरी होता है, क्यों होता है मैडम? जी, आपका जो सवाल है हम स्पष्ट रूप से यहाँ समझ नहीं पाए हैं, आप एक बार फिर पूछ लीजिए। क्या जान ऑपरेशन क्यों होता है, जैसे कि ये यूएस का बच्चे जाने का ऑपरेशन क्यों होता है मैडम? दो बच्चे होते हैं तो उसके बाद ये ऐसी दिक्कत क्यों आती है, प्रेगनेंसी क्यों होती है बार बार? इनफर्टिलिटी क्यों होती है? नहीं, बच्चेदानी में बाहर आती है। बच्चेदानी में किसी तरह की समस्या है? मैडम क्या कारण है? बच्चेदानी बाहर आती है, बच्चेदानी में बताते नहीं है, वो ऑपरेशन कर देते हैं। ऑपरेशन भी करवाया है। बच्चेदानी में किसी तरह की समस्या आती है और बताया नहीं है, बाहर निकाला मैडम, बाहर निकला। प्रोलैप्स। जी, क्या कहेंगे आप? प्रोलैप्स भी एक कॉमन समस्या है जिन लोगों की नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं उसके बाद या बढ़ती उम्र के साथ कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी मांसपेशियां होती हैं पेल्विक रीजन की वो थोड़ी कमजोर हो जाती हैं, बच्चेदानी को सपोर्ट नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा बच्चेदानी अपनी नॉर्मल जगह से नीचे सरक जाती है। तो डिपेंड करता है कि वो किस लेवल तक आई है, उसको ऑपरेशन से ठीक किया जाए या कुछ पेल्विक एक्सरसाइजेस जिन्हें हम केगल्स एक्सरसाइजेस कहते हैं वो करी जा सकती हैं। अगर उनसे भी नहीं कंट्रोल हो रहा है या और दिक्कतें पड़ रही हैं, यूरिन करने में दिक्कत हो रही है, लैट्रिन पेशाब में दिक्कत हो रही है, तो हम उसका सर्जरी भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब भी आप एक मतलब किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, अपना चेकअप कराएं, अपने आप को ढंग से इवैल्यूएट कराएं और फिर उसकी सलाह फॉलो करें। जी बिल्कुल। डॉक्टर अपर्णा, आपको जोड़ना चाहेंगे इसमें? आई थिंक कॉलर ने ये भी बोला कि शायद ऑपरेशन हो जाता है उसमें। तो अब जब जैसे कि डॉक्टर अंजुम ने बताया कि जब बच्चेदानी पूरी तरीके से बाहर निकल ही जाती है, जो कि किसी किसी में मांसपेशियां अंदरूनी रूप से कमजोर होती हैं, कुछ महिलाओं में इस तरह की अंदरूनी कमजोरी होती है जिसकी वजह से बच्चेदानी पूरी तरीके से बाहर आ जाती है। उसका इलाज फिर ऑपरेशन ही होता है, उसमें कोई और इलाज नहीं है। तो अगर बच्चेदानी जैसे निकाल दी है तो किसी तरह की समस्या आती है शरीर में? जनरली बच्चेदानी निकालने के बाद बस थोड़ा सा ये रहता है कि उसके साथ पहली बात तो इमीडिएट कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, बच्चेदानी सेफली ऑपरेशन हो जाए, है ना। तो और बाकी ये रहता है कि कभी अगर अंदरूनी इतनी कमजोरी है तो बच्चेदानी की जो छत होती है वो भी कुछ सालों के बाद वो भी धीरे धीरे करके नीचे आ सकती है। लेकिन उसके लिए ये जनरली रहता है कि महिला को अपना जो है हेल्थ मेंटेन करके रखना चाहिए, है ना। तो वो जो अंदरूनी कमजोरी अगर बहुत ज्यादा है तो बाद में ये दिक्कत भी आ सकती है। जी बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जयकांत जी हमारे साथ फोन लाइन पर है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। जी पूछिए अपना सवाल। मैम मैं ये कह रहा था कि अभी 1.5-2 महीना हुआ है गर्भवती हुए हैं, तो इसके लिए कोई चेकअप करानी अभी जरूरी है? जी क्या कहेंगे आप? डॉक्टर अपर्णा आप ही बताएं। तो जयकांत जी आपने तो बिल्कुल बेसिक सवाल पूछा है, अच्छा सवाल पूछा है और ये अच्छा मौका बताने का कि पूरे 9 महीने में क्या जांचें करनी चाहिए। बताएं। तो प्रेगनेंसी होते ही पहले के 3 महीने में आप सबसे पहले एक डॉक्टर को आप विजिट करेंगे।
और जब आप विजिट करेंगे तो उस समय कुछ आपको ब्लड टेस्ट बताए जाएंगे, जिसमें बेसिक एक आपका ब्लड ग्रुप और हीमोग्लोबिन होना ही होना चाहिए। साथ में अगर आपके पास सुविधा है तो साथ में ब्लड शुगर की जांच उसी टाइम कर लेनी चाहिए, और साथ में एक थायराइड का टेस्ट भी उसी टाइम हो जाना चाहिए, और साथ में यूरिन कल्चर भी होना चाहिए। इस 3 हफ्ते की विजिट पे 12 हफ्ता जो हम कहते हैं 3 महीने के विजिट पे एक अल्ट्रासाउंड भी होना चाहिए, जो एक आइडियल है कि अल्ट्रासाउंड आप करा लीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट विजिट जो डॉक्टर के पास होगा वो 5 महीने पे होगा, जो 18 हफ्ता जिसको हम बोलते हैं, जिसमें बच्चे की बनावट को पूरी अच्छी तरीके से देखी जाएगी कि बच्चे में कोई अंदरूनी खराबी है कि नहीं है, और इसी टाइम आपको एक टिटनेस का टीका भी लग जाएगा। इसके बाद आपका विजिट जो होगा वो 24 हफ्ते पे होगा, जब आपको GTT कराते हैं, जो कि जेस्टेशनल डायबिटीज भी देखते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। 75 ग्राम ग्लूकोज देके आपका ब्लड शुगर फिर से देखेंगे, माँ का ब्लड शुगर फिर से देखेंगे 24 हफ्ते पे। अब 24 हफ्ते के बाद आप एक महीने पे फिर से जाएंगे डॉक्टर के पास, और सीधा 36 हफ्ते के बाद फिर आपको डिलीवरी का इंतजार रहेगा। उसके बाद जी कोई टेस्ट ज्यादा नहीं होते, बट ये आपको प्रक्रिया फॉलो करेंगे। और कोविड के टाइम पे ये जो 4-4 महीने वाले विजिट हैं, इसको हम 12 हफ्ता, 20 हफ्ता, 28 हफ्ता और 36 वीक्स, जिसको हमने 4 विजिट में डिवाइड कर दिया है, जो पहले 8 विजिट होते थे। तो एटलीस्ट ये बेसिक विजिट आपको करवाना ही है, अगर ताकि लो रिस्क जो नॉर्मल जांच है वो होती रहे, ताकि आपको पता चल सके कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुआ तो टाइमली पिकअप हो जाए। जी, किसी तरह का अगर कोई समस्या है, कॉम्प्लिकेशन है, तो वो आप टाइमली आप उसका पता कर सकें और उसका इलाज भी कर सकें। बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाद अली जी ने हमें कॉल किया है उत्तर प्रदेश से। आइए जान लें क्या है उनका सवाल। हेलो जी, नमस्कार, आपका स्वागत कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी हमारे मैडम की ये दिक्कत, पीरियड जो है सही नहीं आता है, टाइम से नहीं आता है। सही नहीं आता है, मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम है, क्या कहेंगे डॉक्टर अंजुम? मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, और आजकल के सिनेरियो में जब लाइफ में ऑलरेडी इतना स्ट्रेस है और खाना पीना भी ठीक नहीं है, स्लीप साइकिल ठीक नहीं है, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। टीनेजर से लेकर मतलब 50 ईयर्स, जब तक मेनोपॉज नहीं होता तब तक ये प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन होती हैं, और हर एज ग्रुप की महिला में पाई जाती हैं। इसके लिए हम, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर एक आधी बारी हुआ है तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम प्रोलॉन्ग होती जा रही है, ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो आप किसी डॉक्टर से मिलकर अपना टेस्ट ज़रूर कराएं। जी बिल्कुल। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में अगर शुरुआती है तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, अदरवाइज हमें यहाँ पे डॉक्टर का सलाह लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल। अब समय मेरे पास बहुत कम रह गया है, अंतिम आपसे दोनों से मैं संदेश लेना चाहूँगी। हमारी गर्भवती महिलाएं जो हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, कम शब्दों में क्या कहना चाहेंगी? डॉक्टर अंजुम, आप पहले कह दें। मैं ये कहूँगी कि अपना ध्यान रखें जी, और अपने आप को किसी चिकित्सक की निगरानी में रखें जी। घर पर रहने का मतलब ये नहीं है कि अपने स्वास्थ्य को निग्लेक्ट करें जी। प्रेगनेंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज होता है हर महिला की लाइफ में जी। और एक हेल्दी आउटकम दोनों माँ और बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, अपने जो बेसिक हाइजीन मेजर्स हैं वो फॉलो रखें, अपने आप को कोरोना से प्रोटेक्ट करें, साथ ही साथ अपना स्वास्थ्य जो बेसिक एंटीनेटल विजिट्स हैं वो सब लगातार फॉलो करते जी। डॉक्टर अपर्णा, आपसे भी मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि चाहे कोविड महामारी क्यों ना हो, प्रेगनेंसी आपके लिए स्पेशल है, तो इस टाइम को एंजॉय करना ना भूलें जी। और मेरा मैसेज आप ना सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए है बट उनके फैमिली मेंबर्स के लिए है जी कि कोविड इन्फेक्शन उनको फैमिली से मिल रहा है जी। तो फैमिली मेंबर्स को यहाँ पर ध्यान रखने की बहुत जरूरी है कि वो भी कम बाहर जाएं, वो भी हर तरीके से ध्यान रखें जी। तो गर्भावस्था एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव है, इसको आप खूब एंजॉय करें, इसमें घबराएं नहीं और तनाव से काफी दूर रहें। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर्स की सलाह से आप काफी लाभान्वित हुए होंगे और इसी के साथ मैं दोनों ही डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आपने महत्वपूर्ण जानकारियां सभी के साथ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में तो बस इतना ही। पिछले हफ्ते हमें बहुत सारे मेल्स आए हैं आपके, जैसे कि आपको बता दें कि भोपाल से राजू चौरसिया ने लिखा है कि उन्हें पेट में दर्द रहता है, डॉक्टर ने इन्फेक्शन की दवाई दी है लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से 30 साल की मोहन ने लिखा है कि उनकी स्किन काफी रूखी हो गई है और स्किन से पपड़ी सी उतर रही है, इसका इलाज बताएं। हम आप सभी दर्शकों के प्रति आभारी हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि बहुत जल्द हम विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्या
समस्याएं रखें और उनका समाधान लेकर आपके समक्ष हाजिर हो, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से जरूर मिल जाएगी। हमें बेझिझक लिखिए, मेल कीजिए। हमारा पता आप नोट कर सकते हैं। हमारा पता है डीडी किसान कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। ये तो हो गया हमारा पता। अब बारी आती है ईमेल आईडी की। हमारी ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com, जिस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब अगले सप्ताह मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, दूरदर्शन किसान देखते रहिए। नमस्कार।